फ्रेंड्स, आप लोग रेडी हो स्वाध्याय सुनने के लिए? एक भजन की दो लाइन सुनने के लिए आप अपना यस थम। मैम। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया का अभिमान। काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर काया को अभिमान, मत कर माया का अभिमान। काया धूल हो जासे, झपटा पवन काया की झोंका पवन काया। काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। तो इसी के साथ हम स्वाध्याय पे आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। तो स्वाध्याय आज का टॉपिक हम देखेंगे, वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक कौन है और बुद्धिमान कौन है। हम इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंट दोनों के बीच में फंस जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या इंटेलेक्ट आदमी जो होता है, जिसको हम बोलते हैं कि इतना सारा डिग्रीज है, क्या वो जो भी करता है जीवन में, हर एक समस्या का समाधान वो कर सकता है क्या? बहुत बार देखा गया है कि जो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, क्यों, ऐसा क्यों होता है? मैंने अभी देखा था कि विराट कोहली के उसका प्रोफाइल पिक्चर में शायद नीम करोली बाबा का पिक्चर था। हर एक को इंटेलेक्ट के साथ इंटेलिजेंट की क्यों जरूरत है? इंटेलिजेंट कहाँ पे आता है? वो ऊपर है या इंटेलेक्ट ऊपर है? क्या आप बता सकते हो कि बुद्धि, इंटेलेक्ट जो नॉलेज है, और बुद्धि जिससे हम विवेक आता है, दोनों में से किसको हम आगे रखते हैं, इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंट? आप लोग चैट में टाइप कर सकते हो बुद्धि तो बी, और अगर ज्ञान, नॉलेज तो के। क्या लगता है, नॉलेज? ठीक है, ओके। तो इसका रहस्य क्या है, इसको हम कैसे समझे, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। जब तक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हम, उससे नॉलेज बढ़ता है। मगर जब नॉलेज हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो विजडम बनता है। और जब वो विजडम बन जाता है, बाद में वो कोई भी एक्शन लेने में हमको टाइम नहीं लगता है, कोई डाउट नहीं होता है। बुद्धि का प्रकाश जब पड़ता है डिसीजन लेने में, बाद में हम, हमारा कोई हेजिटेशन नहीं रहता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। मेरा एक छोटा सा मैंने पीपीटी बनाया है, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान। विज्ञान कितने टाइप्स के हैं? तो भौतिक विज्ञान, मेटा भौतिक, और मेटा आध्यात्मिक, सूक्ष्म, सूक्ष्म भौतिक और सूक्ष्म आध्यात्मिक। भौतिक विज्ञान मतलब कि जो भी पंच महाभूत के रिलेटेड जो भी है, हमारा नाम रूप सब कुछ उसमें आ जाता है, जो फिजिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, वो सारा भौतिक विज्ञान। जो सेंसिस से नहीं देखा जाता है, मगर उससे भी
आगे कुछ है, सूक्ष्म स्वरूप में है, तो सूक्ष्म भौतिक। बट आध्यात्मिक जो है, मेटा स्पिरिचुअल साइंस, वो क्या है? उसमें आता है आत्मा और मन की बात। और आगे बताएंगे कि आध्यात्मिक विज्ञान जो है वही सारे साइंस की जनेता है, वही उससे ही सारे साइंस निकले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम चमत्कार बोलते हैं या जो भी अननोन चीजें हैं, जब वो साइंस उसको साबित करता है तब वो नॉन बन जाती है। तो स्पिरिचुअल साइंस जो हम बोलते हैं, पत्री जी हमको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बोलते हैं, पत्री जी भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। क्यों स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में साइंस लाया गया। साइंस मतलब ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और इम्प्लीमेंट। एक ही चीज, एक ही रूल्स जो बना, एक ऑब्जर्वेशन जो हुआ, वही हर जगह पे लागू पड़ता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का रूल्स, कि ऊपर से अगर एप्पल डाला तो वो नीचे ही जाएगा। वो कहीं पे भी, इंडिया, पाकिस्तान या कहीं पे भी जाके, यूएसए में जाके भी हम करेंगे तो वो वही रूल्स फॉलो होता है। तो ये हुआ साइंस। और स्पिरिचुअलिटी में भी साइंस, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो यहाँ पे हम मेडिटेशन को अगर साइंस की तरीके से देखेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स स्टडी हुए हैं, हर जगह को साइंटिफिक प्रूव किया गया है। और ये भी प्रूव हुआ है कि हम जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो है, उसका भी छोटा छोटा, जितना स्मॉलेस्ट पार्ट हो सकता है उतना किया। और जब जो एटम्स है उसमें भी 99.999 जो परसेंटेज है, वो खाली जगह है, स्पेस है। तो लास्ट में ये प्रूव हुआ है कि हम सब कुछ, मैटर इज इक्वल टू एनर्जी, हम सब एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। योगानंद ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में मैंने पढ़ा था कि योगानंद बताते हैं कि सब जो भी विज्ञान है वो माया माया से रचित है। एक ही सत्य है, और वो है प्रकाश, यूनिफाइड, यूनिफील्ड। आइंस्टाइन ने भी बताया था कि एक ही यूनिफील्ड, उसी में सारे मैग्नेटिक, गुरुत्वाकर्षण, सब कुछ उसी में समाया हुआ है। शिक्षा, हमारी एजुकेशन तभी पूर्ण होती है जब हम भौतिक विज्ञान जो हम स्कूल में पढ़ते थे, फिजिक्स, मगर उसके साथ साथ जब तक हम आत्मा और मन का ज्ञान नहीं लेते हैं, तब तक हमारी ये जो आध्यात्मिक जर्नी है, ये जो जीवन की जर्नी है, वो अधूरी रहती है, हम अपूर्ण है। हमको आध्यात्मिक विज्ञान का भी नॉलेज होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स हम लास्ट में लेंगे। तो अभी मैं टॉपिक पे आगे बढ़ती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था कि आध्यात्मिक ज्ञान एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे सारे दुखों का हमेशा के लिए, यहाँ पे दो चीज देखने वाली है फ्रेंड्स। एक तो है कि हमारे सारे दुखों, हमारे सब दुखों का और हमेशा के लिए निवारण अगर हम चाहते हैं, तो कोई अन्य ज्ञान नहीं, केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही हमको उसमें से निकाल सकता है। वैसे ही गौतम बुद्धा ने, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस मिजरी, उन्होंने जो देखा, वृद्ध को देखा, बीमार को देखा, डेड बॉडी को देखा, और उनको क्वेश्चन हुआ कि क्या मेरे साथ भी ये होगा। उन्होंने फिर घर छोड़ दिया, सर्चिंग में निकले, और बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे गुरु से मिले, अलग अलग टेक्निक वो सीखे, प्रैक्टिस किया उन्होंने। और जब उनको होल साइंस ऑफ इवेंट फॉर्मेशन, सब कुछ साइंस उनको पता चल गया। किसका साइंस? नेचर ऑफ द पावर ऑफ थॉट, नेचर ऑफ द पावर ऑफ डिजायर, नेचर ऑफ पावर ऑफ इंटेंट, कोज और इफेक्ट, री इनकारनेशन, ये सब कुछ
जो आध्यात्मिक विज्ञान हम बोलते हैं, ये सारा इसी में आता है। ये सब कुछ जब पता चला, तब वो बुद्धा बने। अब फ्रेंड्स, जो इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस का बात है, तो यहाँ पे वो हम उसको ज्यादा क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर सकेंगे फ्रेंड्स। तो ये बात ऐसा है कि हम 7 शरीर से बने हुए हैं: फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, कोजल, बुद्धिक और आत्मिक। अब यहाँ पे जो मेंटल बॉडी और कोजल बॉडी जो है, लोअर मेंटल और हायर मेंटल बोलते हैं, और यहाँ पे आता है हमारा इंटेलेक्ट, और उसके ऊपर आता है बुद्धि। तो बुद्धि डीपर लेवल पर हुआ। यहाँ पे फिजिकल बॉडी सबसे अंदर दिखता है फिगर में, बट हम जो महसूस करते हैं अपने आप को, वो सबसे बाहरी तौर पे है। और ये सब अपने भीतर की जर्नी है, इसीलिए बोला गया है कि हमको ब्रेन से लेके हार्ट तक जर्नी करना है। लॉन्गेस्ट जर्नी टू द नियरेस्ट डिस्टेंस, यहां से यहां तक लॉजिकल माइंड को छोड़ के हमको फील करना सीखना है। हमको इंट्यूशन बेस्ड जीवन जीना सीखना है। हमको बुद्धि का प्रकाश से विवेकपूर्ण जीवन जीना सीखना है। तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट दोनों में फर्क है। अब आएंगे आगे। थोड़ा बारीक फर्क है फ्रेंड्स, तो इस पे थोड़ा चिंतन मनन करना जरूरी है। इसको आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, बट इसको बार बार सुनने से आपको क्लैरिटी आएगी। तो नॉलेज क्या है और विजडम क्या है, उसके बीच का दो डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। नॉलेज जो है वो इंटेलेक्ट से आता है, जो लोअर माइंड मैंने बोला, और उसके लिए हम बुक्स रीड करते हैं, कुछ लेक्चर सुनते हैं, उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है। अब उसको बढ़ाने के लिए वो ब्रिक्स बाय ब्रिक्स धीरे धीरे वो बढ़ता है, एक 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 स्टेप। इट टेक्स टाइम एंड एनर्जी, उसमें टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगता है। और नॉलेज में हमेशा फैक्ट पे डिपेंड रहता है। अब फैक्ट चेंज हुआ तो आपका नॉलेज चेंज हो जाता है। तो जो पहले डिसीजन लिया था उस पर आपको डाउट भी हो सकता है, बाद में आप डाउट में आ सकते हो। हमेशा डाउट और अनसर्टेनिटी क्लाउड्स आपके ऊपर छाए रहते हैं। कभी भी वो फैक्ट चेंज हुआ, आपका डिसीजन पे आपको क्वेरी आ जाएगा कि मैंने ये सही किया या गलत। जबकि विजडम जो है, जो बुद्धि के प्रकाश से हमको मिलता है, जो इंट्यूशन से आता है, जो हम हृदय की सुन के हम जो फील करते हैं, जब हमारा मन शांत होता है, जब हम मेडिटेशन में होते हैं और हमको जो मैसेज मिलता है, जब हमारी मेंटल बॉडी की सारी इम्प्योरिटीज क्लीन होती है, डिस्टोर्जन व्यू चला जाता है, जब हम बायस नहीं होते हैं, जब हम जजमेंट में नहीं होते हैं, ये सारे मेंटल बॉडी की इम्प्योरिटीज है। क्योंकि मेंटल बॉडी के ऊपर बुद्धिक प्लेन है, इसीलिए बुद्धिक प्लेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, बुद्धिक प्लेन का बस नीचे उतरना होता है। इसीलिए नीचे के जो हमारे फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल बॉडी अगर प्योरीफाई हो गए, स्ट्रांग हो गए, क्योंकि फाउंडेशन अगर मजबूत है, तो ही ऊपर से हम प्रवाह, शक्ति का प्रवाह हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो विजडम आता है वो बुद्धि से आता है। उसमें कोई डाउट नहीं होता है। हम जो सत्य जानते हैं वो, उसमें हमको 1% भी डाउट नहीं होता है, ना हेजिटेशन होता है, ना कभी रिग्रेट होता है। इवन जो परिणाम है वो हमारे फेवर में नहीं है, तो भी हम उसमें डाउट नहीं होता है, रिग्रेट नहीं होता है। वो एकदम तुरंत होता है, इंस्टेंटिनियस होता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। एक्वायर्ड बाय क्लैरिटी ऑफ विजन, जो मैंने बताया कि हमारे माइंड की डिस्टोर्शन से हम जब इम्प्योरिटी से हम निकलते हैं, तो ये हमारा बुद्धि का प्रकाश होता है। अब फ्रेंड्स, थोड़ा मैं मेंटल बॉडी के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि जो हमारी मेंटल बॉडी है उसमें हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं।
इसीलिए हमको बताया गया है कि हम किसी भी चीज को देखें तो बायस होके नहीं देखे। हम पहली बार, जैसे बच्चा किसी भी चीज को देखते हैं तो कैसे देखता है, पहली बार देखता है तो उसमें एक होता है ना कि नया चीज है, वैसे करके प्री जजमेंट बायस रह के नहीं देखना है। क्योंकि अगर हम बायस रहते हैं, पहले से प्री कंसेप्ट कुछ सोच के रखते हैं, तो क्या होगा कि हम, एक तो जो हम देख रहे हैं उसका वैसे भी रिफ्लेक्शन पड़ता है मेंटल बॉडी में, जैसे कैमरा का पर्दा होता है, कैमरा के पटल होता है, उस पे उसका रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही हम जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसका रिफ्लेक्टिव प्रतिबिंब हमारे भीतर पड़ता है। तो वैसे भी हम जो देख रहे हैं वो छाया ही देख रहे हैं। और ऊपर से आगे के जो हमारे संस्कार है वो भी मेंटल बॉडी में अपना एक रोल निभाते हैं। तो हम जो देख रहे हैं और आगे के संस्कार दोनों मिक्स होके हमको जो पता चलता है वो वैसे भी कुछ अलग पता चलता है। जो चीज जैसी है वैसी दिखती नहीं है, वो डिस्टोर्शन व्यू बोलते हैं उसको। इसीलिए माइंड इज द स्लेयर ऑफ द ट्रूथ बोला गया है। जो मन है वो सत्य का हंता है। और इसीलिए योगस चित्त वृत्ति निरोध बोला गया है कि मन को शांत करे और बुद्धि का प्रकाश आने दे, विवेक आने दे, और फिर आप चीजों को देखें तो आपको सत्य का पता चलता है। बोलते हैं कि अगर चीज को हम बायस रह के देखते हैं तो हमारा जो मेंटल बॉडी में जो मैटर होता है उसमें नॉर्स पड़ जाती है, और उसकी वजह से जो चेतना का प्रवाह बहना चाहिए उस वो ठीक से नहीं बह फ्लो हो सकता है। और उसकी वजह से जो हम डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हमारा सही सही नहीं होता है। तो हमको मेंटल बॉडी को प्योरीफाई करना है। मेंटल बॉडी की प्योरीफाई के बहुत सारे मेथड है। अगर कभी मौका मिला हम मेंटल बॉडी की, एक ओनली मेंटल बॉडी और विचार पे स्वाध्याय कर सकते हैं, थॉट पावर पे। मगर थोड़ा मैं बताऊंगी कि अपने सिलेक्शन ऑफ द थॉट वो हमारे हाथ में है। कैसे विचार हमारे भीतर आना चाहिए वो हमको हमेशा देखना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग या लव बेस्ड थिंकिंग, या हमको जो सर्व कर रहे हैं, जो हमारे डिवाइन पर्पस को सर्व कर रहे हैं, वैसे ही थॉट्स आने चाहिए। बार बार उसको मॉनिटर करते रहे, बार बार उसको चेक करते रहे। फिर अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको तुरंत ही दूसरे ही जैसे ही आप अवेयर हुए तुरंत उसको चेंज कर ले पॉजिटिव थॉट में। अपने आप को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, जैसे मेंटल बॉडी में ऐसा होता है कि जो चीज के बारे में ज्यादा आप सोचते हो वो मैटर ज्यादा बन जाती है, स्ट्रांग बन जाती है, इसलिए वो विचार को वो तुरंत कैच कर लेती है और बाकी की चीजों को वो फेंक देती है। तो अपने आप को, मेरे सर जो है जो मुझे सिखाते हैं वो, उन्होंने, मेरे जो गुरु है उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोला था कि हेलीपैड ही नहीं है अगर तैयार तो हेलीकॉप्टर कैसे उतरेगा। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। पूरा दिन हम मेडिटेशन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कोई भी नेगेटिव थॉट के लिए जगह वो हेलीपैड ही नहीं है कि वो उतरेगा। तो हम मेंटल बॉडी को पहले डिटॉक्स करेंगे और फिर स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य के साथ उसमें हम इनपुट करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से हम पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो नॉलेज और विजडम का डिफरेंस हमने देखा। यहां तक हम गए थे, और अब बुद्धि क्या है उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। इंटेलेक्ट और इंट्यूशन का डिफरेंस है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम कहीं जा, कोई एक बंदा है जो देखता है, कोई जगह पे जाता है, सब कुछ अच्छा अच्छा देखता है, सब कोई हार्मनी में रहता है, सब कोई एक दूसरे को हेल्प करता है, तो उसको लगता है कि यहाँ पे स्वर्ग है और सब में ईश्वर है।
आगे फिर वो वही बंदा जाता है और देखता है कि यहाँ पे तो एक दूसरे की घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, बिटरनेस है, और मतलब मैं तू चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो उसको लगेगा कि ये कुछ अलग है। तो यहाँ पे फैक्ट चेंज हुई और आपका डिसीजन चेंज हुआ। अब बुद्धि क्या काम करेगी, जैसे एक अंधेरा कमरा है, अंधेरा कमरा है और उसमें एक टेबल है। अगर आप उसके टेबल के पैर को अगर टच करेंगे, अगर वो राउंड है, तो आपको लगेगा कि सिलेंडर सिलेंडर शेप है, तो आपको लगेगा कि टेबल सिलेंडर शेप का है। अगर आप उसके सरफेस को देखते हैं, अगर आपको सरफेस लगेगा कि प्लेन है, तो आपको लगेगा कि टेबल प्लेन है। मगर सडनली जब धीरे धीरे लाइट आती जाएगी और चीजें क्लियर होती जाएगी, एकदम से आपकी कमरे की बत्ती चालू हो जाती है, सब कोई चीज एज इट इज, आपको वहां से हिले बिना वहीं पे खड़े हुए आपको सब कुछ इंस्टेनियस, जो बोलते हैं कि बुद्धि का प्रकाश ऐसे काम करता है। दुनिया की सिचुएशंस, इवेंट, पर्सन्स, जो भी जैसा है वैसा ही है, मगर हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है, हमारा नजरिया चेंज हो जाता है। वो बुद्धि का विवेक से होता है। वो हमारे डीपर जो रियलिटी के सत्य है, उसको वो रियलिटी में क्या है, सत्य क्या है, उसका हमको दर्शन कराता है। एक और एग्जांपल दूंगी आपको बुद्धि को समझने के लिए। एक राजा था, उसका एक बेटा था, और जब बेटा छोटे मतलब पहले जब राजा बेटा छोटा था तब वो गुम हो गया था, और राजा बहुत साल तक उसके बिना रहे, उसको ढूंढते रहे, नहीं मिला। एक दिन उसके घर पे वही जो उसका बेटा था वो नौकर बन के आता है। राजा को नहीं पता है कि ये मेरा ही बेटा है। जब तक नहीं पता है तब तक वो नौकर बन के ही काम करता रहा। बेटे को भी नहीं पता है कि ये मेरे पिता है, और पिता को भी नहीं पता है कि ये मेरा बेटा है। एक दिन जब कुछ पहचान होती है, कहीं से कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है और पता चलता है, तो राजा और बेटे का रिलेशनशिप जो नौकर का था वो चेंज होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्ट चेंज हो जाता है। तो बुद्धि का प्रकाश यही काम करता है। यहाँ पे राजा और बेटा दो ही कैरेक्टर है, कोई फैक्ट में ऐड नहीं हुआ है, कुछ फैक्ट ऐड नहीं हुआ है, मगर दोनों के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप था वो चेंज हो जाता है। वैसे ही हमारा और जगत का, हमारे और चीजों को देखने का, हमारा और रियल अनरियल वर्ल्ड को समझने का जो परसेप्शन है, वो विवेक से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा इंटेलेक्ट है वो हमको इनडायरेक्टली, मतलब हम सेंसेस के माध्यम से देखते हैं, और सेंसेस भी हमको बहुत अधूरा दिखाती है, क्योंकि हमारी जो सेंसेस है उसको छोड़ के भी, जैसे आंख से हमको जितने कलर दिखते हैं उसके अलावा भी कुछ कलर है जो कुछ प्राणी देख सकते हैं। बहुत चीज ऐसी है कि जिसका रिफ्लेक्शन नहीं है, नॉन सेंसियस है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो चीजों को हम जो देखते हैं सेंसेस के थ्रू, वो पूरा नहीं है, वो पार्शियल है, आउट ऑफ पर्सपेक्टिव है। इंटेलेक्ट क्या काम करता है, जो जो हमारी जो दुनिया में काम करने की जो शक्ति है, जैसे सम्स करना, रीजनिंग, किसी में कारण ढूंढना, तर्क वितर्क करना, ये सारा काम इंटेलेक्ट करती है। जब इंट्यूशन का टाइम आता है, इंट्यूशन क्या करती है, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप और सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्ट्स, एसेंस, जो हमारी फैक्ट का एसेंस है, वो हमको समझाती है। नोइंग अबाउट द रियलिटीज ऑफ द लाइफ, वो हमको पता चलता है। सी थिंग्स डायरेक्टली, यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट मतलब सेंसेस के थ्रू हम नहीं देख रहे हैं, ये बुद्धि के प्रकाश से डायरेक्ट हम देख रहे हैं। ट्रूली, होली, संपूर्ण और ट्रू पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे, अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कि क्या मैं बुद्धि से काम कर रहा हूं या मैं इंटेलेक्ट से काम कर रहा हूं।
अगर इंटेलेक्ट से काम कर रहे हो तो आपका डिसीजन में और डिसीजन लेने के बाद उसको कर्म में परिवर्तन होने में तुरंत नहीं हो सकेगा, कभी डाउट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। आप बहुत सारे लोगों को अपने डिसीजन के लिए अगर पूछने जाते हो तो भी आपका डिसीजन इंटेलेक्ट पे होगा, इंट्यूशन पे नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस है, आप स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं, बाद में इस पे चिंतन मनन कर सकते हो। मगर यहाँ पे मैं थोड़ा इसका आइडिया देती हूँ कि कैसे आपको अपने आप को चेक करना है कि आप इंटेलेक्ट का सुन रहे हो या इंट्यूशन से आपकी जीवन दूरी आगे बढ़ रही है। तो क्या आपको हेजिटेशन होता है इन फॉलोइंग द राइट डिसीजन? जो डिसीजन लेने के बाद उसको एक्शन में कन्वर्ट करने में क्या आपको कभी हेजिटेशन हो रहा है? राइट डिसीजन लेने के बाद एक्शन लेने में विदाउट रेजिस्टेंस अगर है तो वो इंट्यूशन से है। डू अवर कंक्लूजन अंडरगो कांस्टेंट चेंजेस? जो हमने कंक्लूजन दिया है वो कंटिन्यूस फैक्ट के साथ फैक्ट ऐड हुआ, कुछ नया देखा, फिर से चेंज हो गया, तो वो हमारा सेंसेस के थ्रू इनडायरेक्ट व्यू, मतलब इंटेलेक्ट से ये डिसीजन लिया है। आज जो डिसीजन लिया है फुल ऑफ डाउट्स टुमारो है। फिर डू न्यू फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस मियरली मेक अवर क्लियर विविड एंड डेफिनेट? जो हमने डिसीजन लिया है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और क्या वो फ्रिक्वेंटली मेजर चेंजेस हो रहा है उसमें, नॉलेज में? हैव वी रन कंस्टेंटली अदर पीपल फॉर एडवाइस? हम हमारा डिसीजन पे हमको डाउट रहता है तो हम चार लोगों को पूछने जाते हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? आर वी ऑलवेज इन हैबिचुअली एजिटेड अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, आउट ऑफ हार्मनी? इतना करने के बाद भी आप अंदर से खुश नहीं है तो आप इंटेलेक्ट की सुन रहे हो। यहाँ पे ये कृष्ण का गीता का एक पिक्चर है, जो हमारी सारथी है, जो इंद्रिया है, जो मन, शरीर और भावना है, फीलिंग्स है, लोअर बॉडीज है, फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल। फिजिकल मतलब अपना भौतिक शरीर, एस्ट्रल मतलब हमारी भावना जहां पे रहती है, फीलिंग्स और इमोशंस, और विचार मतलब हमारा जो माइंड। तो जो सेंसेस है उसको कौन चलाता है? मन। अगर मन के अकॉर्डिंग सेंसेस और मन के अकॉर्डिंग अगर पीछे शरीर चलता रहा तो हम सेंसेस की जहां पे लेके जाएगी, मन जहां पे लेके जाएगा वहां पे शरीर जाएगा। मगर हमको क्या करना है? विवेक का प्रयोग करना है, और विवेक के बोलने से माइंड को हैंडल करना है, मतलब मन को इंस्ट्रूमेंट बनाना है, और उसके द्वारा हमको सेंसेस को कंट्रोल करना है। अब फ्रेंड्स थोड़ा साइंस की ओर जाते हैं, थोड़ा साइंस को समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है फिजिकल फिजिशियंस अनटोल्ड स्टोरी, उसमें स्पॉन्टेनियस हीलिंग के बहुत सारे केसेस है। और उसमें से एक केस ऐसा था कि एक लड़की थी, यंग लड़की, जिसको स्क्लेरोसिस हुआ था, हॉस्पिटल में दाखिल थी, गले में उसको नली डाली हुई थी, सांस लेने के लिए ट्रेकियोस्टोमी किया गया था, और मतलब उसका बचने का कोई चांसेस नहीं था, इम्प्रूवमेंट का कोई चांसेस नहीं था। उसके पेरेंट्स बाहर खड़े थे और अचानक से उसको किसी का आवाज सुनाई देता है, और वो बोलती है वेकअप एंड राइज, खड़ी हो जाओ और चलने लगो। और चमत्कार होता है और वो चलने लगती है। तो ये बहुत सारी चीज ऐसी है कि जो साइंस नहीं एक्सप्लेन कर पाती है मगर फिर भी होती है। अब उसको साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया गया है। जैसे ये एफएमआरआई ब्रेन स्कैन जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, एक स्कैन में दो डॉट्स है, एक स्कैन में बहुत सारे डॉट्स है। तो यहाँ पे हीलर जो होते हैं, जो हीलिंग देते हैं, और उनके जो सब्जेक्ट थे, जो जिसको हीलिंग देना था, वैसे 11 हीलर्स पे ये रिसर्च किया गया।
11 उसके ऑब्जेक्ट को लिए गए जिसपे उन्होंने हीलिंग दिया। जब उन्होंने हीलिंग दिया तो उनकी जो ये मेंटल एक्टिविटी जो थी वो बढ़ गई थी यहाँ पे। और जब हीलिंग बंद था तो उनका पिक्चर ब्रेन स्कैन लिया गया और उससे हीलिंग का साइंटिफिक प्रूव हुआ कि हीलिंग इफेक्ट करती है। और हीलिंग कैसे? प्रेयर से, गुड इंटेंशन से, हाईएस्ट गुड, मतलब किसी के बारे में शुभेच्छा हम जो करते हैं मन से अगर करते हैं तो वो, जैसे मैंने एक जगह पे ये जो मैं अभी विचार शक्ति पढ़ रही हूँ उसमें ऐसा लिखा था कि मतलब अगर माँ अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्शन अगर फील करती है, उसके लिए ब्लेसिंग्स दे रही है, प्रोटेक्टिव फील कर रही है, तो उसकी जो दुआ है वो एक बादल बन के, मतलब क्लाउड बन के, वो बच्चा चाहे कितने भी दूर है उसका वो क्लाउड बन के उसके आसपास में उसका प्रोटेक्शन करती है। और ये क्लेयरवॉयंस जो है, जो दूर का देख सकते हैं हम, जो आंख से देख सकते हैं वो लिमिटेड है। जैसे जैसे हमारी सूक्ष्म इंद्रियां जागृत होती है, हम एस्ट्रल प्लेन पे भी देख सकते हैं, हम मेंटल प्लेन पे भी देख सकते हैं। तो ये जो क्लेयरवॉयंस है उन्होंने ये देखा हुआ है कि वो मेंटल फॉर्म में ऐसे बादल जैसा स्वरूप लेके वो अपना पिंक कलर का वो प्रोटेक्शन, एक क्लाउड उनको दिखा। तो ये भी प्रूव हुआ है कि हमारी दुआ में, हमारी प्रार्थना में कितनी एनर्जी है। मगर जब तक हम उसको मानते हैं, जानते हैं, बट ये साइंटिफिक जब प्रूव होता है तो वो साइंस बन जाता है। ये लेरी डोसी का मैंने एक स्वाध्याय किया है, पीएमसी हिंदी पे अभी किया था। ये बताते हैं कि हम सब के जो माइंड है वो एक ग्रेटर माइंड के साथ जुड़े हुए हैं, वन कॉन्शियसनेस, वन माइंड, जिसको हम अद्वैत बोल सकते हैं, जिसको हम जैन में उसको सतोरी भी बोला गया है, कहीं पे फना बोला गया है, जिसको समाधि भी हम बोल सकते हैं। वैसा उन्होंने ये बुक में इतने सारे साइंटिफिक रिसर्च है, टेलीपैथी पे रिसर्च है, कॉन्शियसनेस, मतलब एक ह्यूमन और एनिमल के बीच, मतलब वो 2600 माइल्स उसका डॉग है वो गुम हो गया था, और 2600 माइल्स की वो यात्रा करके 6 मंथ के बाद वो अपने ओनर के पास वापस आता है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ऐसे ऐसे बहुत सारी स्टोरी, और उसको बताया है कि लव, एम्पैथी, केयरिंग और कंपेशन, ये सब चीज ऐसी है कि जिसके द्वारा आप वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ सकते हो, और हम सब उसके एक पार्ट है। आईएमसीजे करके एक मेडिकल जर्नल का बुक है, जर्नल है, और उसमें इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये जर्नल में इनका आर्टिकल आना बहुत बड़ी बात है। और ये उन्होंने मेडिटेशन, प्रेयर पे बहुत सारा रिसर्च वर्क किया है। हम ऐसे ही मान लेते कि मेडिटेशन में हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है और हीलिंग होता है, ऐसे नहीं। इन्होंने पूरा एक एक चीज को साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया है। तो जब साइंस बन जाता है तो पूरी चीज स्पिरिचुअल साइंटिस्ट वाला बात हो जाता है। ये जो था, ये वही वन माइंड बुक में ही एक चैप्टर था जिसमें ये बात था कि रिमोट व्यूइंग, मतलब मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं कितने किलोमीटर के बाद कुछ देख सकती हूँ। वो अपने, ये पूरी टीम थी, स्टीफन स्क्वर्ट्स, रसेल टार्ग, हारोल्ड पैथोफ, ये सब की टीम मिलके वो लोग आर्किटेक्चर के बहुत सारे, जैसे एक उनका सीप था, सुकन सीप्स, उन्होंने 90 इयर्स ओल्ड ये सीप्स को ढूंढ निकाला था। और वो लोग एक फिगर से यहाँ पे बैठे बैठे वो डॉट डॉट वाला फिगर इतना बॉक्स में, इतना ग्रिड में वो एग्जैक्ट लोकेशन बताते कि यहाँ पे ये चीज मिलेगा, और वो चीज मिल जाता था। कोई लोस्ट आर्किटेक्ट, कोई कंट्री, कोई पर्सन, ये सीप, कोई एरोप्लेन, इवन यहाँ पे सीआईए, नासा, नेवी, ये सब उसको
23 ईयर्स तक 1972 से लेके 95 तक फंडिंग देते गए, फंड देते थे वो। पूरा उनके आर्मी में ये सब काम आता था कि जैसे सबमरीन को ढूंढ निकालना, वो वो प्रोजेक्ट बने या मिले उससे पहले ये लोग को पता चल जाता था कि ये कंट्री ने यहाँ पे सबमरीन बनाया है, छुपाया है। तो ये सारा चीज साइंटिफिक तरीके से प्रूव हुआ है। और उसका रीजन ये बताते हैं कि वंस ओपननेस इंडिविजुअल्स नीड्स विश एंड इंटेंशन। यहाँ पे वो बताते कि ऐसा तो ऐसा अगर होता कि हम सब वो माइंड से कनेक्टेड है तो कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल लेता, तो सबको सब कुछ पता हो जाना चाहिए। मगर वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बंदा की कितनी विलिंगनेस है, कितनी नीड है, कितना इंटेंशन उसका प्योर है, उसके साथ वो उसके साथ कनेक्ट होता है। अब पत्री जी हमको बताते हैं विचार की शक्ति के बारे में, मेडिटेशन के पावर के बारे में, साइंटिफिक तरीके से वो भी बात करते हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। वो बोलते हैं कि हमको अपने बॉडी को रिकंडीशन करना पड़ेगा, उसके द्वारा अपने माइंड को रिकंडीशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन क्या काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनना। मेडिटेशन हमारे और अनकॉन्शियस थॉट जो है उसके प्रति हमको अवेयर करती है, हमारे अनकॉन्शियस बिहेवियर के प्रति हमको जागृत करते हैं, हमारे अनकॉन्शियस इमोशंस के प्रति वो जागरूक करती है। और इससे हमको क्या हेल्प मिलता है, हमारे ब्रेन का न्यू हार्डवेयर तैयार करने में मदद मिलता है। तो यहाँ पे जो डिस्पेंजा का बहुत बड़ा स्टडी है फ्रेंड्स, डॉक्टर जो डिस्पेंजा बहुत बड़ा नाम है। और उनका खुद का स्पाइन सर्जरी, मतलब उनका स्पाइन 3 जगह से टूट गया था और उनको सर्जरी बोला गया था, और उन्होंने खुद की विजुअलाइजेशन मेथड से पूरा रिपेयर किया था, मेडिटेशन से रिपेयर किया है। और उन्होंने ये बताया है कि हमारा 70% जो थॉट होते हैं वो पुराने ही इवेंट से पास्ट संस्कार से चलते आते हैं। तो हम वही चीज को वही चीज सोचते हैं, वही चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, सेम टू सेम साइकिल हमारी चलती रहती है, वही थॉट, वही बिहेवियर, वही फीलिंग, और वही चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये चेन जो बन गया है उसको ब्रेक करना होता है। और जब हम ब्रेक करना चाहते हैं तब हमको अननोन का डर लगता है, शुरुआत में हम बेचैन होते हैं, मगर मेडिटेशन में वो पावर है कि वो चेन ब्रेक होकर न्यू पॉसिबिलिटीज को हम इनवाइट करते हैं। तो हमको अपने अनकॉन्शियस थॉट, बिहेवियर और इमोशंस के बारे में अगर पता चल गया, हमारी पैटर्न्स और बिलीफ्स के बारे में हमको पता चल गया, तो बाद में हम उसको छोड़ सकते हैं। कोई भी न्यू न्यूरोप्लास्टिसिटी एक यहाँ पे वर्ड्स आएगा, सेम थॉट, सेम चॉइस, सेम एक्शन, सेम एक्सपीरियंस, सेम फीलिंग्स और पर्सनल रियलिटी। तो अगर हमको जो रियलिटी है उसमें चेंज करना है तो हमको ये सब में चेंज करना होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमको यही सिखाती है कि सिनेप्टिक कनेक्शन, कुछ भी नया चीज बनने में हमारा 21 दिन लगता है, इसीलिए हमको मेडिटेशन के लिए 21 दिन का, कोई भी बिगिनर्स को हम 21 दिन बोलते हैं कि 21 दिन का तुम मेडिटेशन कंटिन्यू करो। अगर हम 5 दिन करके छोड़ देते तो ये सिनेप्टिक कनेक्शन जो बने हैं ब्रेन में वो फिर से छूट जाते हैं। तो हमको किसी भी चीज को, कोई भी लैंग्वेज को सीखने में भी न्यू सिनेप्टिक कनेक्शन बनाने में 21 दिन लगता है। तो हमको ये अभ्यास 21 दिन तक करने से वो फिर ऑटो मोड में आ जाता है। शुरुआत में हमको ये तकलीफ होता है नया कनेक्शन बनाने में, बाद में बन गया तो फिर वो अपने हिसाब से काम करता है। एवरी टाइम योर बॉडी स्टार्ट टू रिएक्ट, गो बैक टू ओल्ड हैबिट्स। वो बोलेगा कि नहीं, जो चल रहा है वही सही है, क्योंकि हमको अननोन जो आ रहा है उसका डर है। यू ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू मेडिटेशन। फिर से हमको क्या करना है, उसी टाइम पे हमारा मन अगर हमको पास्ट में लेके जाता है, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, या भविष्य की चिंता, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सबको छोड़ के अपने आप को ब्रीथ पे कंसंट्रेट करना है। तो व्हेन यू थिंक डिफरेंटली, फिर एक बार फिर से आप डिफरेंटली सोचना चालू करोगे, आपके नर्व सेल्स में वायर टुगेदर होता है। लर्निंग और अनलर्निंग, जो पुरानी हैबिट्स है उसको छोड़ना है और न्यू पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना है।
जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने पूरी नेगेटिविटी को छोड़ते हैं, ब्रेन को प्रेजेंट में लेके आते हैं, ना पास्ट ना फ्यूचर, तब जाके हमारा हार्ट ओपन होता है। हार्ट में हम लव, फेथ और हीलिंग को भरते हैं। अच्छी अच्छी फीलिंग्स को हम वहां पे भरते हैं। तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो हार्ट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो बहुत बड़ा होता है, और जो ब्रेन से बड़ा है। और फिर हमको क्या करना है, जो भी चीज हमको जैसा फ्यूचर चाहिए वो हमको फील करना है, इमेज करना है। तो फिर वो रियलिटी, वो जो हमारा क्वांटम फील्ड है, वहां से वो पॉसिबिलिटी स्केच होती है। और फिर वैसा हमारा कर्म, वैसा हमारा बिहेवियर, और लास्ट में वैसा हमारा एक्सपीरियंस होने लगता है। हार्ट कोहेरेंस कैसे काम करता है उसका भी साइंटिफिक रीजन दिया है। हम हर बार मेडिटेशन में हार्ट कोहेरेंस करते हैं, प्रेम की दिव्य तरंगे, जो मैंने आज भी करवाया। तो उससे क्या होगा, देखो फ्रस्ट्रेशन में कैसे वो ग्राफ दिखाया है, और एप्रिसिएशन में ये ग्राफ कैसा सिमेट्रिकल और हार्मोनी में दिखता है। तो वो इम्यून सिस्टम पे काम करता है, कोर्टिसोल सिक्रेशन, ब्रेन कोहेरेंस, सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिलैक्सेशन का काम करता है। ब्लिस ब्रेन करके एक बुक है फ्रेंड्स, बहुत साइंटिफिक बुक है। उसमें उन्होंने एनलाइटमेंट और ब्लिस के साइकिल दिखाई है। उसमें ब्रेन के कौन कौन से पोर्शन का यूज होता है। अटेंशन, तो अटेंशन के लिए हमारा एंटीरियर जो कोटेक्स है और इंसुला, वो ब्रेन के पोर्शन में लाइट अप एरिया होता है। इमोशनल रेगुलेशन, जो इमोशनल रेगुलेशन के लिए डीएमएन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम। एम्पैथी के लिए टीपीजे करके एक पार्ट है ब्रेन का। मतलब कि एम्पैथ ये कैसे मेडिटेशन काम करता है, जैसे सेल्फ अटेंशन के लिए इमोशनल रेगुलेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर इमोशनल रेगुलेशन नहीं है तो जो हमारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है वो काम करने लगता है, हम पास्ट में या फ्यूचर में चले जाते हैं। इसलिए इमोशनल रेगुलेशन अगर होगा तो ही अटेंशन आएगा। फिर हम सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं, और फिर हम लास्ट में एम्पैथी फील करते हैं, दूसरे की पीड़ा को हम खुद फील कर सकते हैं। तो ये सारा साइंटिफिक प्रूव हुआ है। अल्फा, बीटा, थीटा, ये ब्रेन वेव्स को स्टडी किया गया है। और उसके द्वारा हमको ये पता चला है कि जो मेडिटेशन हम करते हैं, जब हम थिंकिंग ब्रेन जब हमारा होता है तो हम बीटा में होते हैं। हाई बीटा वो स्ट्रेस वाले बंदा में होता है। फिर अल्फा रिलैक्सेशन जो जब हम आते हैं तो हमारे भीतर सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेशन होता है। अल्फा जब हम म्यूजिक सुनते हैं, योग निद्रा करते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं, तब हम अल्फा, या अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हम करते हैं तो हम अल्फा में चले जाते हैं। और उसमें जो एंडोर्फिन है वो एनाल्जेसिक का काम करता है, वो हमारा हीलिंग करता है। एंडोर्फिन को बढ़ाने के लिए हम एक्सरसाइज, योगा या लाफिंग का सहारा लेते हैं, और साथ में मेडिटेशन भी हमको अल्फा में लेके आता है। थीटा, थीटा में हमको इंट्यूशन मिलता है, थीटा में हमारा थोड़ा बहुत हीलिंग होता है, डोपामाइन सिक्रेशन होता है। थीटा, फिर आता है डेल्टा, डेल्टा में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर का घटा कम करता है, लव और बॉन्ड हमको फील होता है। और गामा, मतलब जीनियस, जी फॉर जीनियस, जी फॉर गामा, यहाँ पे बहुत सारे न्यू आइडिया क्रिएट होता है। बहुत सारे जो जो भी साइंटिस्ट है, उनको स्वप्न में जाके या ट्रांस में जाके कुछ खोज मिलती है, वो सारी ये गामा में उनको मिलता है। डेल्टा मतलब जीरो स्टेट, जहाँ पे भगवान और भक्त जो हम बोलते हैं मर्ज हो जाते हैं, ना समय का पता है ना स्थल का पता है, वो डेल्टा फेज आता है। तो ये ब्रेन वेव्स के स्टडी से भी हमने ये देखा कि मेडिटेशन में हम कैसे कैसे फेज में, इंट्यूशन अगर थीटा में जाना है, तो अब थीटा में अगर हम जाते हैं तो, या हम अपना मेडिटेशन का ही कोई एक्सपीरियंस याद करते हैं तो हम थीटा में चले जाते हैं। डेल्टा में अगर हमको जाना है तो हमको अपने सांसों के बीच के अंतराल को देखना होगा, उसको महसूस करना होगा, तो हम जीरो स्टेट में चले जाते हैं। स्पेस एलिमेंट को देखना होगा तो हम डेल्टा को
फील करते हैं। गीता में भी सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि ऐसे करके तीन पार्ट दिए गए हैं, जिसको प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, जिसका पता चलता है, बंधन और मोक्ष को पूरी तरह जो जानता है, वो सात्विक बुद्धि में आता है। राजसिक बुद्धि में जो धर्म अधर्म, कार्य अकार्य का जो पता चलता है, जिसको, जो बुद्धि मनुष्य धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक से नहीं जानता है, वो राजसिक बुद्धि यहाँ पे नहीं जानता है। और तामसिक में गलत जानता है, जो नहीं है उसको जानना। तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है, जो मैं करता हूँ वही सही है, माई वे इज हाईवे, उसको किसी का नहीं सुनना है, तो वो तामसिक बुद्धि में आता है। साइंटिस्ट ने भी ये बोला है कि लॉजिक कम्स आफ्टर इंट्यूशन। ये जो माइकल फराडे थे, उन्होंने उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत रिसर्च किया है, और उन्होंने जब देखा, वो फिजिशियन थे, मगर उनको ड्रीम में मैथमेटिक्स सारे सॉल्यूशन दिखने लगे। और इन्होंने ये जो भी रिसर्च किया, वो उनको पहले एक इमेज विजुअलाइजेशन हुआ, और बाद में उन्होंने इसको जस्टिफाई किया, तो बाद में उसको ब्रेन का उपयोग आया या लॉजिक आया। इलियास होवे, उन्होंने ये सुइंग मशीन की सुई बनाने में उनको बहुत टाइम लगा, कैसे कहाँ पे निडल में वो होल करे। वो सोच रहे थे, वो सो गए ड्रीम में। उनको आया कि एक राजा था, उन्होंने बोला कि अगर तुम सुबह तक ये सुइंग मशीन नहीं बना के लेके आए, तो तुमको मार दिया जाएगा। और सुबह में मतलब ड्रीम में ही वो देखते हैं कि उसके सैनिक आके उस एक भाला जैसा चीज लेके उस पे मारने के लिए उस पे सामने आते हैं। तब वो देखते हैं कि भाला, जो वो इंस्ट्रूमेंट था जो मारने का, उसके अग्र भाग में एक होल था, और उनको आइडिया मिलता है कि यहाँ पे मेरे को होल करना है। तो ये भी चीज उनको ड्रीम के माध्यम से, ये साइंटिस्ट है, मगर ये काम उनका हुआ कैसे, उनको स्वप्न में आके ये सारा पता चला। फिर एक मैथमेटिशियन भी थे, रामानुजन करके, और उनको भी एक गोडेस थी, वो श्रीनिवासन रामानुजन, 20वीं सदी में हो गए। वो हिंदू कोडेस उनको आके सारे फॉर्मूला बताती थी ड्रीम में आके। तो हर एक साइंटिस्ट का ये अनुभव होता है, अनुभव है, कि वो ड्रीम में जाके आगे बढ़ते हैं। अभी फ्रेंड्स, हाथरस का जो इंसिडेंस हुआ यूपी में, वो क्यों हुआ? क्योंकि स्पिरिचुअल क्वेश्चन, हम, पत्री जी भी हमको यही सिखाते थे कि ब्लेसिंग्स लेने के लिए कहीं नहीं जाओ, कोई मिस्टिक अनुभव लेने के लिए नहीं जाओ, चमत्कार देखने के लिए नहीं जाओ, अपने आप को वो चमत्कार करने के काबिल बनाओ। अपने भीतर अंतर्निहित शक्ति, नर पावर को जगाओ, और मेडिटेशन से वैसे आप काबिल बनो कि आपका वो वाइब्रेशन ही ऐसा स्ट्रांग हो कि वो चीज आप जैसा चाहो वैसा आप क्रिएट कर सको। यू आर अ क्रिएटर। हमको वो बोलते यू आर गॉड, यू आर क्रिएटर, क्यों बोलते थे? क्योंकि हम में वो शक्ति है, वही पावर, जो डिवाइन पावर है, वही हमारे में है। एपीजे अब्दुल कलाम सर, जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, 11th हमारे प्रेसिडेंट रहे, और इन्होंने लास्ट में ये उनकी आखिरी बुक जो है, वो प्रमुख स्वामी के उनके जो 14 साल के जो एक्सपीरियंस थे, उस पे उन्होंने लिखा है ट्रांसेंडेंस। जब उनको पूछा गया कि इसके बाद कौन सी किताब, तो उन्होंने बोला कि इसके बाद कुछ नहीं है। तो इतने बड़े साइंटिस्ट भी लास्ट में तो स्पिरिचुअलिटी की शरण में आते, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। ऑटोबायोग्राफी योगी में बताया है कि आत्म संयम के आंतरिक विज्ञान उतनी ही आवश्यकता महसूस होगी जितनी बाह्य कृति, मतलब प्रकृति पे हम विजय करके, हर एक नई नई खोज करके, रोबोट बना के, या बॉम्ब बना के, एटम बॉम्ब बना के, जो हम अपने आप को सिद्धि हासिल कर रहे हैं, उससे अब तो वैज्ञानिक भी ये साबित किया है कि कोई भी घन पदार्थ है, हम सब लास्ट में तो उसमें एटम में भी ऊर्जा ही है। तो हम मनुष्य का मन अधिक संयमी और विस्तृत होगा। पत्थर और धातु में जो शक्ति है,
उससे कहीं ज्यादा पावरफुल शक्ति हमारे मन के भीतर है। और अगर अपने अपने भीतर के पावर को अगर एक बार आदमी ने जगा दिया, तो फिर वो किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी वो पा सकता है। और वो विध्वंस नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान होगा, वो बुद्धि से जुड़ा विवेक पूर्वक ज्ञान होगा। तो फिर वो सेपरेशन में बिलीव नहीं करेगा। हम सब एक है। अगर मैं सर्विस कर रही हूँ तो मैं भी किसको सर्विस कर रही हूँ, क्योंकि जो सामने वाला है वो भी मैं ही हूँ। तो अगर ये ब्रदरहुड की भावना जो है वो भी बुद्धि से आती है। एक मूवी है फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये रिकमेंडेड करना चाहूंगी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, बहुत अच्छा, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा ये। इसमें दिखाया है, इसका मैसेज ये है कि क्या हमें कभी उब न जाइए, जिससे वैसा सुख यहाँ मिलता है। सुख की डेफिनेशन अगर ऐसी दी जाए कि सुख से कभी उबते नहीं है, वैसी चीज कि जिससे उब न जाए, तो ऐसी कोई चीज क्या आपको यहाँ पे मिल सकती है बाहरी जगत में? और जो ढूंढ रहे हैं हम, क्या हमें वास्तव में वही चाहिए? जैसे बचपन में खिलौना चाहिए, अगर खिलौने से सुख मिला तो बड़े होते होते खिलौने से सुख चला जाता है, फिर नौकरी, फिर बच्चे, बीवी, फिर उससे भी सुख चला जाता है। तो धीरे धीरे एक ही चीज से सुख आना बंद हो जाता है। तो क्या वास्तव में हम जिसकी तृष्णा के पीछे दौड़ते हैं, क्या उसी में सुख छिपा हुआ है? बहुत ही सुंदर पिक्चर है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। और फिलोसॉफी को, इतना गहरा सब्जेक्ट को अगर पिक्चर में लेके आए और इतना सुंदर पिक्चर बने, वो मैंने ये पहली बार देखा है। तो मैं चाहूंगी कि हम सब इसको देखें। तो थैंक यू मेरे सर को, जिसने मुझे ये ज्ञान दिया। और आप सबको भी थैंक यू, जो मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की है। थैंक यू। यस मास्टर, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे थे हमसे पूछ सकते हैं। यस मास्टर, बोलिए। नमस्ते मैडम। यस बोलिए। जी। बहुत अच्छा था। मेरा एक प्रश्न है इसमें। अ, अब अगर अपन इंटेलेक्ट से जो ज्ञान होता है वो विवेक एक बार मतलब कि उस पे काम ना करे, तो क्या वो विवेक धीरे धीरे मतलब कि आपका कम होते जाता है और आप भौतिक जगत से जब मिल जाते हो तो आपका इंटेलिज मतलब कि जो बुद्धि है वो ज्यादा काम करने लग जाती है। नहीं सुनाई दिया आपका क्वेश्चन पूरा। मैम, मैं पूछ रही हूँ, अपना जो ज्ञान है, जो विवेक है, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस। मैम, अपना जो विवेक है, सपोज कि किसी का विवेक बहुत डेवलप हो गया है, बट उस पे अगर अपन बहुत ध्यान नहीं दे तो क्या विवेक धीरे धीरे कम जाए और अपन भौतिक जगत से कनेक्ट हो जाए तो अपने बुद्धि के बेस पे अपन काम करने लग जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, वैसा नहीं हो सकता है। एक बार विवेक जागृत हो गया, अगर आपने हम्म। स्पिरिचुअल रियलिटी भी, अगर आपने वीडियो हमारा है, बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब में, वो देखना। वो भी हम्म। मेडिटेशन की एक उच्च अवस्था में, जैसे मैंने बोला कि हमारा लोअर मेंटल से, हमेशा जब भी हम ध्यान करते हैं ना, तो हम एक लेवल पार करते हैं। जैसे लोअर मेंटल से हम हायर मेंटल में, कोजल प्लेन पे हम कूदते हैं, एक जंप होता है। और उसके बाद हमारी विवेक जागृति होती है। तो एक बार हमको ग्लिम्स मिल गया किसी भी चीज का, और बाद में जब हम भौतिक जगत में आते हैं, तो भी वो विवेक का जो लाइट है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो फेड नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ठीक। मतलब मैम, विवेक रहता होगा
बट जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एक समय होता है जब अपन को बहुत इंट्यूशन होते हैं, बट आज के दिन में ऐसा इंट्यूशन नहीं होता, वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। आता है बट फेड्स, मतलब कि वो मेरे को वो क्लियर इसलिए पिक्चर नहीं आता। वो इसलिए कि हम नोटिस करना छोड़ दिए। ओके, हम मतलब अगर मेरा अगर ध्यान कम हो गया उस साइड से, हाँ राइट? हाँ, वो जो चीज बनता है इंट्यूशन आता ही है, आप इंट्यूशन को फॉलो भी करते हैं, बट हम्म। आप उसको नोटिस नहीं कर रहे, इसलिए आपको लगता है कि आजकल इंट्यूशन पे मैं नहीं चल रही हूँ। तो एग्जैक्टली मैम, मेरे को ऐसा ही फील आता है। जैसे इनिशियल पहले ऐसा होता था कि मेरे को बहुत सारी चीज समझ आती थी, कि ऐसा होगा या ये पिक्चर होने ही वाली है, बहुत। नाउअडेज ऐसा नहीं होता, तो मेरे को क्या लगता है कि ये विवेक का ये स्तर कम गया है, या मेरा ध्यान कम गया है, या भौतिक जगत में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, या कुछ समथिंग लाइक। नहीं, हमारी हमारी उसके प्रति अवेयरनेस कम हो गई है, बस, ओके, और कुछ नहीं। मतलब इसको अपन फिर से जागरूक कर सकते, राइट? अगर अपना मतलब मेडिटेशन करके, हंड्रेड अपने माइंड परसेंट को बस स्थिर मेंटल करके। बॉडी को प्योर करके, प्योरिटी करके, राइट। प्योरिफिकेशन करके, अच्छा स्वाध्याय, मेडिटेशन और सज्जन सांगत्य अगर हम करते रहे, तो हम्म। ऑटोमेटिकली वो विवेक जागृत होता ही रहता है, बुद्धि का प्रकाश उस पे पड़ता ही रहता है, और उसके तो जैसे गाइडेंस में लेयर काम जैसा हो करते हैं। गया, कि जिसकी वजह से शायद वो चीज को अपन अच्छा से अभी क्लियर पिक्चर नहीं देख पा रहे, जो अपन को ज्ञान ज्ञान होता है उसका। यस, यस। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था, हेलो। मेरे को बहुत अच्छा लगा। हेलो मास्टर। हाँ जी, बोलिए। मास्टर, आज आपने बहुत सवालों की आंसर दे दी। थैंक यू। सच में मुझे तो थोड़ी बहुत मालूम थी, और ज्यादा कुछ मालूम ना था मास्टर। आज आपने कितनी अच्छी से बताए। सच में मास्टर बहुत अच्छा था। आज का क्लास सच में मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई शेयरिंग, कुछ क्वेश्चन है? यस मास्टर, मेरा एक प्रश्न है मास्टर। बोलिए। बोलिए। अ, मास्टर, अगर हम लोग अगर मेरा बेटा बाहर है, तो मैं घर में रहती हूँ। अगर मेरा ब्लेसिंग यहाँ पर मैं अरे मेरे बच्चे को अच्छा रखो भगवान, ऐसा कुछ करेंगे तो क्या वो ब्लेसिंग वहां पर चलता है मास्टर? जाता ही है, पहुंचता ही है, बस इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, प्योर इंटेंशन हाँ होना चाहिए। और हाँ मेडिटेशन हाँ में हाँ जब हम बाकी सारे सब्जेक्ट से अपना ध्यान हटा देते हैं और एकाग्र चित्त हाँ हाँ होते हैं, तब हम जो विश करते हाँ हैं लास्ट में, वो हमारी विश उस हाँ तक हाँ जरूर पहुंचती है। हाँ। ठीक है मास्टर, ठीक है मास्टर, ठीक है। आपकी मतलब है कि ध्यान के आखिरी बाद में जो भी हम मांगेंगे वो ब्लेस पूरा हम होती वैसे है। भी लोका समझता करते ही है, सुखी न भवंतु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हाँ सबके लिए मंगल कामना हम करते ही है ना, प्रेम की दिव्य हाँ तरंगे सबको हाँ भेजना। तो हम ये अपने बच्चे के लिए भी हाँ कर सकते हैं ना। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है मास्टर, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। एक बायोकेमिस्ट्री ऑफ लव एक है, मैंने एक हील करके बुक है, बहुत अच्छा बुक है मेरे पास। उसमें दिखाया था कि लव कैसे काम करता है। तो वो बताते हैं कि अगर आप किसी के प्रति प्रेम अगर व्यक्त करते हो, अगर वो अपना प्राणी भी अगर कोई है, केट है या बिल्ली है या डॉग है, तो आपके भीतर ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, और ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन बढ़ता है, और उसके साथ साथ आपके भीतर ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब ग्रोथ, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि प्रेम से कैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है।
अब हमको अपना ग्रोथ हार्मोन क्या काम करेगा कि या आपको ओपन करेगा या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सिकुड़ेगा। क्योंकि हमको इम्यूनिटी, हमको बाहर अगर लव है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे हाथ ऐसा करके। अगर हम फियर बेस है तो हम सिकुड़ेंगे, क्योंकि हमको अपने आप का प्रोटेक्शन करना है, कैसे भी करके हमको अपने आप को बचाना है। तो लव जो है वो खुलता है। इसीलिए अगर फियर बेस्ड थिंकिंग है तो वो सिकुड़ता है, और उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, हम हमारे डिसीज आते हैं। तो ये ब्रूस लिप्टन का ये स्टडी है पूरा। ऐसे ही हमने इमोटो वो वाटर प्रैक्टिकल देखा था कि उन्होंने पानी को चार्ज किया बोतल सब में, एक थैंक यू कहीं पे वैसा वैसा सारा किया, और वो स्टेबल कर दिया पानी पे, और फिर उसको फ्रोजन कर दिया। और फिर उसका जब स्टडी हुआ तो उसकी जो डिजाइन थी उसमें भी वेरिएशन था। अगर हेट बेस्ड था, फियर बेस्ड था, तो उसमें डिसहार्मनी थी, और जो लव बेस्ड था उसमें हार्मनी थी। तो ये सब साइंटिफिक स्टडी, और हमारे भीतर 70% वोटर है। इसीलिए हमको ये सब फीलिंग्स और इमोशंस की इतनी सारी इफेक्ट होती है। तो लव हम अगर वाइब्रेशन बेचते हैं तो भी इफेक्ट होता है, कोई हमको देता है प्रेम तो उसका भी हमारी। मैम दो एक बुक सजेस्ट कीजिए ना, और भी मतलब मैम तो करते रहते हैं सुमित्रा मैम, बट फिर आप भी एक बुक बताओ ना कि जो हम लोग पढ़े, थोड़ा नॉलेज है, बट हिंदी में मैम। एक तो लुइस है कि यू कैन हील योर लाइफ, उनकी उसकी हिंदी बुक है, आप लोग पढ़ सकते हो। मिरर वर्क वो भी उसका हिंदी आवृत्ति है। वो प्रैक्टिकल बुक है, हर दिन दे एक से लेके 21 दिन की, हर एक दिन की एक्सरसाइज है, लेट गो, फॉरगिवनेस, वो सारे बहुत बेसिक लेवल पे अगर कोई बुक पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है। फिर फोर एग्रीमेंट जो बुक है उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन है, वो भी बहुत अच्छा बुक है पढ़ने के लिए। और मैं अभी जो पढ़ रही हूँ थॉट पावर, एनी बेसेंट का बुक है, वो तो बहुत अच्छा, और उसका स्वाध्याय भी मैं कर रही हूँ, वो भी हिंदी है। वो भी बहुत अच्छा बुक है पढ़ने के लिए। मैम चैट में लिख सकते हैं क्योंकि इतना तो याद नहीं रहेगा, दो चार बुक का। तो फ्रेंड्स, सुमित्रा जी, अगर किसी का कुछ शेयरिंग नहीं है तो फिर हम जी सेशन मैम। एंड। तो सब लोग देख पा रहे हैं? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वो भी पढ़ना चाहिए, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 45, लास्ट के दो चैप्टर, मतलब जीवन के रहस्य, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ब्रिलियंट चैप्टर। लास्ट ऑटोबायोग्राफी अगर योगी आपने पढ़ा है तो उसके लास्ट के दो चैप्टर और 44 नंबर का चैप्टर फिर से पढ़े, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ओके आता मास्टर, ऑडियो भी सुन सकते हैं। और स्वामी रामा का भी बहुत अच्छा अच्छा बुक्स है, वो भी हिंदी में मिल जाएगा। स्वामी रामा, हिमालय के संतों के संग निवास, बहुत अच्छा बुक है वो भी। फिर पत्री जी का आत्मयोगी भव, वो भी बहुत मस्त बुक है, संतों के संग निवास। बुक का तो आप बोलो उतना मैं दे दूंगी मैं बहुत पढ़ती हूँ।
बहुत पढ़ती हूँ। ठीक है। किसी और का क्वेश्चन है क्या? हाँ, तो बताइए, नहीं तो आज ये अपनी वाणी को ये भी विराम दिया जाए। यस मास्टर, बोलिए। यस सुमित्रा जी। जी मास्टर, की कोई और मन का कोई क्वेश्चन करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज आपकी यही भी वाणी को विराम देते हैं। ओके जी, नमस्ते मास्टर। नमस्कार सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। यू सर। काफी चीजें इसमें हमारे हिप्नोथेरेपिस्ट में यूज होती हैं। यस। जब जब हिप्नोथेरेपिस्ट हिप्नोटाइज किया जाता है ना किसी को, तो उसमें ये मेलाटोनिन नाम का जो आप बता हाँ। रहे थे और अल्फा स्टेज, तो उसमें जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एडिक्शन है, तो उस उससे टाइम निकल उसके सकते हैं। अंदर ये चीजें, हाँ, हाँ, उससे इससे निकाल हील हो जाती हैं। तो सकता है। हाँ जी, तो ये सारा सीखा हुआ है ना प्रोसेस कैसे कैसे सर, होता है। आपको भी मौका दिया जाएगा। आज मैंने सुना है, तो आज जो मैम ने पढ़ाया उसको ध्यान से सुनो और उसको अमल में लाओ। तो कहते हैं ना, उसको एक्टिव करना, बिल्कुल ठीक। जो तुमको सीखा है, उसको तो ध्यान में लाना, उतारना अपने। काफी कुछ मेरी तो नॉलेज आज में का, है। चलो ठीक है, बाकियों को लेने दीजिए भाई मिस्टर जी। जी, बाकी भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको आपको है तो आपको भी मौका दिया जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम सेशन एंड ओके करते जी, हैं। लव यू फ्रेंड्स। बहुत सारा प्यार। थैंक और यू मास्टर। ज्ञान और थैंक ज्ञान। यू, थैंक यू। धन्यवाद। तो आज थैंक यू मास्टर, थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सुमित्रा मास्टर।